नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज हम पाकिस्तान से अपनी एंटी टेरर रिपोर्टिंग के तीसरे और फाइनल एपिसोड का प्रसारण करेंगे, जिसमें आज पाकिस्तान में पनपते आतंकवादियों की फौज बेनकाब होगी। आज तक पहला हिंदुस्तानी न्यूज चैनल है जिसने पाकिस्तान की आतंकवाद उगलने वाली जमीन पर पहुंचकर एंटी टेरर रिपोर्टिंग की है, जिसके पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया था कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में कैसे पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अपनी एंटी टेरर रिपोर्टिंग के पार्ट 2 में कल हमने आपको आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के गढ़ लाहौर में 30 आतंकवादी संगठनों की रैली की लाइव कवरेज दिखाई। आज हम अपनी एक्सक्लूसिव एंटी टेरर रिपोर्टिंग के फाइनल एपिसोड में पाकिस्तान में आतंक के वारिसों का मुंह काला करेंगे। एंटी टेरर रिपोर्टिंग की मुहिम पर लाहौर पहुंची आज तक की टीम ने वहां दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की जिस रैली को कवर किया, उसमें हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद अपने चाचा और लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर अब्दुल रहमान मक्की के साथ मौजूद था। इसके अलावा इसी आतंकी रैली में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ हामिद गुल का बेटा अब्दुल्ला गुल भी अपने आतंकी विचारों का बखान कर रहा था, जिन्हें देखकर अंदाजा होता है कि किस तरह पाकिस्तान में अब आतंकवादियों की नई पौध उग रही है, जो पाकिस्तान में आतंक के नए वारिस बनने को बेताब है। पाकिस्तान में आतंकवादियों की इसी नई नस्ल को बेनकाब करने वाली हमारी एंटी टेरर रिपोर्टिंग का पार्ट 3 पाकिस्तान के भविष्य का वो आईना है जिसमें भारत से दुश्मनी वाले पाकिस्तान की बर्बादी की भविष्यवाणी छिपी है। कश्मीर तुम्हारी तहरीक पाकिस्तान का तसलसल है, तुम्हें होश के नाखून लेने चाहिए। मैंने कहा मैं आप पे यकीन करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है ISI पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन है, इसके खिलाफ लहर उगल के दुश्मन हमें आपस में बदलाना चाहता है। इस बात को कंडेम करूंगा जो हाफिज सईद साहब को पाबंद सलासिल किया गया, और साथ साथ ये कहूंगा कि कौम जो है, कौम को इत्मीनान में लिया जाए, खुलकर बताया जाए कि क्या वजूहात है। ये तीनों किरदार पाकिस्तान में आतंकवाद की नई नस्ल हैं, जिन्हें पाकिस्तान में खुलेआम आतंकवाणी का लाइव टेलीकास्ट करते हुए आज तक ने रंगे हाथों अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। लश्कर के गढ़ लाहौर में अपनी एंटी टेरर रिपोर्टिंग के दौरान आज तक ने पाकिस्तान के इन आतंकवादियों के मंसूबों को बेनकाब कर दिया है। जब पाकिस्तान बनने जा रहा था तो पाकिस्तान बनने से चंद अय्याम कबल कश्मीर के लोगों ने कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर डाला था। इस एतबार से मैं ये कह सकता हूँ कि तहरीक आजादी कश्मीर तहरीक पाकिस्तान का तसलसल है। चेहरे पर हल्की दाढ़ी और जुबान पर आतंकवाणी, ये जनाब पाकिस्तान के टॉप आतंकी श्रीमान हाफिज सईद के सपूत हैं, जिन्हें पूरी दुनिया लश्कर तैयबा के भावी चीफ के तौर पर जानती है। तलहा सईद 2005 से लश्कर का बड़ा नेता है, जिसने 2010 में इंटरनेट पर लश्कर के प्रोपेगेंडा प्रोग्राम को प्रमोट करना शुरू किया। तलहा साल 2008 से लश्कर के रेडियो और मैगजीन के कंटेंट को भी मैनेज करता है। अपने अब्बा हाफिज सईद के नजरबंद होने के बाद अब तलहा सईद ही लश्कर का अगला चीफ बनने की राह पर है, जिसका रास्ता भारत की बर्बादी के भाषणों वाली रैलियों से होकर गुजरता है। पाकिस्तान के पॉलिसी तहरीक आजादी कश्मीर पर पाबंदियों के नोटिफिकेशन का इजरा करने वालों, यह तहरीक आजादी कश्मीर तुम्हारी तहरीक पाकिस्तान का तसलसल है, तुम्हें होश के नाखून लेने चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि तलहा सईद भी अपने अब्बा हाफिज सईद की तरह नजरबंद होता, लेकिन वो तो अपने अब्बा की आतंकी विरासत को संभालने में लगा है, जिसके लिए उसका ट्रेनर बना है हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, जो लश्कर का ऑपरेशनल कमांडर है और तलहा सईद का चचा जान भी। अपने अब्बा और चचा के नक्शे कदम पर चलते हुए तलहा सईद लोगों को आतंकी बनाने के लिए कैसे उकसाता है, जरा गौर से सुनिए। पुलिस बनोगे, पुलिस बनोगे, एसपी बनोगे, एसपी बनोगे, डीसी बनोगे, वकील बनोगे, जज बनोगे, बुरहान बनोगे, बुरहान बनोगे, बुरहान बनोगे।
और अब इनसे मिलिए, ये हैं पाकिस्तान के आतंकज़ादे नंबर 2 अब्दुल्ला गुल, लेफ्टिनेंट जनरल हामिद गुल के लख्ते जिगर, जो 1987 से 89 तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख थे, जिनकी छत्र छाया में ही लश्कर ने जन्म लिया और फला फूला। जिस हामिद गुल को पूरी दुनिया पाकिस्तान में आतंकवाद का गॉडफादर मानती है, उस हामिद गुल का बेटा अब अपने पिता की आतंक की विरासत को आगे बढ़ा रहा है और भारत के टुकड़े करने की कसम खा रहा है। मार के वो लोग जो अमेरिका के भारत के कंधों पे सवार होके पाकिस्तान का खून निचोड़ रहे हैं, अब उनको एक आखिरी धक्का देना पड़ेगा। जहाद फी सबीलिल्लाह हमारे अल्लाह ताला ने हमें बताया, अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के इन आतंकवादियों की नई जमात में पाकिस्तान की सेना से लेकर सरकार तक के लाडलों की पूरी फौज शामिल है, जिनमें एक और चेहरा गौर करने लायक है। एजाज उल हक, पूर्व मंत्री पाकिस्तान। एजाज उल हक पाकिस्तान का पूर्व मंत्री और पाकिस्तान के कुख्यात तानाशाह जनरल जियाउल हक का साहबजादा। एजाज उल हक आज तक पाकिस्तान के 30 आतंकवादी संगठनों के क्लब दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का एक्टिव मेंबर है। प्लेटफॉर्म से मैं इस बात को कंडेम करूंगा जो हाफिज सईद साहब को पाबंदी से हासिल किया गया, और साथ साथ ये कहूंगा कि कौम जो है, कौम को इत्मीनान में लिया जाए, खुलकर बताया जाए कि क्या वजूहात हैं, क्या उन्होंने दहशतगर्दी की है, क्या उन्होंने ऐसा काम किया है, सिवाय इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको सैलाब के अंदर और अर्थक्वेक जिसकी बात की साबिक सदर आज़ाद कश्मीर ने, कि उनको अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सर्टिफिकेट दिए, वर्ल्ड बैंक और अपना यूनाइटेड नेशंस ने, कि इस जमात ने जो है कि बड़ा इंतहाई सोशल वेलफेयर के काम किया। पीढ़ियों से भारत के खिलाफ दुश्मनी निभाने के लिए मरा जा रहा पाकिस्तान अब अपनी आने वाली जनरेशन के दिलो दिमाग में भी दुश्मनी का जहर भर रहा है। लाहौर में आतंकियों की रैली की एंटी टेरर रिपोर्टिंग करते हुए आज तक के कैमरे में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ, वो पाकिस्तान के भविष्य की झलक है, जिसमें पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियों के हाथों में बंदूकें हैं और दिमाग में नफरत। अशरफ वानी, लाहौर, पाकिस्तान आज तक। आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान में आतंक की नई पौध की बेल तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसमें एक बड़ा नाम हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का है, जिसके कंधे पर अब अपने अब्बा के आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा और जमात उद दावा का दारोमदार है। लाहौर में आतंकियों के गढ़ में हुई जिस रैली की आज तक लाइव कवरेज की, उसके मुख्य वक्ताओं में तलहा सईद का नाम शामिल था, जिसने रैली में भारत के खिलाफ जहरीली जुबान बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन रैली के बाद जब आज तक रिपोर्टर अशरफ वानी ने पाकिस्तान के आतंकज़ादे तलहा सईद को पकड़कर उस पर तीखे सवालों की बरसात की, तो हाफिज सईद के लाडले की जहरीली जुबान अकड़कर छोटी हो गई। आज तक पहला और इकलौता हिंदुस्तानी चैनल है जिसने आतंकवादी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का टीवी इंटरव्यू करके उसकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। इस वक्त जो दिफाई पाकिस्तान कश्मीर में एक तहरीक चल रही है 8 जुलाई से, जब से बुरहान वानी की सालगिरह मनाई जा रही थी, पाकिस्तान में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सभी धार्मिक संगठन जो हैं, जो अलग अलग जमातें हैं, यहाँ तक कि जो जहादी जमातें भी हैं, वो भी एक साथ दिफाई पाकिस्तान के नाम से 2017 को पूरे साल में इस तरह के कार्यक्रम पूरे पाकिस्तान में चलाएंगे। हमारे साथ तलहा सईद हैं, प्रोफेसर हाफिज सईद के साहिबजादे भी हैं और कहीं ना कहीं अब जमीयत उद दावा जो है वो भी चलाते हैं। हाफिज साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्या जिस अंदाज से कश्मीर में देखा जा रहा है कि जो मिलिटेंसी का दौर 90s में शुरू हुआ, वो अब कहीं ना कहीं युवाओं के बीच जा रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त तहरीक चल रही है और आपने कहा कि जिस तरह मुख्तलिफ नेटवर्क और सेटअप काम कर रहे हैं, तो यकीनन क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की जगलर वेन है, पाकिस्तान की शाहरग है, इसलिए पूरी पाकिस्तानी कौम का ये फरीदा बनता है। उसमें सारी जमातें भी आ जाती हैं, उसमें रियासत भी आ जाती है, उसमें सरकार भी आ जाती है, उसमें पाकिस्तान का हर शहरी उसमें आ जाता है। तो चूँकि पाकिस्तान की वो शाहरग है और पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए पाकिस्तानी होने की हैसियत से हर शख्स का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी भरपूर इसके लिए अपना हिस्सा डाले, अपनी तरफ से कुर्बानी पेश करे। वो जो है माली हो, जानी हो, किसी भी एतबार से हो, सियासी हो, अखलाक़ी हो, तो हर एतबार से ये एक जस्टिफाइड तहरीक है और हर पाकिस्तानी को इसके अंदर भरपूर तरीके से
यानी हिस्सा लेना उसका फरीज़ा बनता है, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन तो तला साहब आप पाकिस्तान में हैं, इस वक्त हम लाहौर में हैं। मैंने देखा आप अभी एक रैली कर रहे थे, उसमें सैकड़ों लोग आए थे अलग अलग जगहों से। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत कितना आपका साथ देती है? क्या ये जो आपका आपकी जो ये कॉम्बिनेशन कहें अलग अलग पार्टियों की, अब पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ है, हिंदुस्तानी सरकार के खिलाफ है, और कश्मीर में जो आज़ादी की लड़ाई है कैसे लड़ेंगे आप? देखें, मेरा ख्याल है कि आप जो सवाल कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा उलझावपन है। पाकिस्तान की सरकार हम समझते हैं कि इस हवाले से दबाव में है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है हिंदुस्तान ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसने बहुत ज़्यादा मुल्कों में जा के उसने जो है एक नेगेटिव किस्म का प्रोपेगेंडा किया है। उसके तहत हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव आता है, और हमें जो एतराज़ है या जो हम बात करते हैं वो इस एतबार से कि हुकूमत पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको इस पर जो रिस्पॉन्स देना चाहिए था, जिस एतमाद के साथ और जिस जुर्रत के साथ, उसमें हम एक कमी देख रहे हैं। कितना आपको सरकार, पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तानी फ़ौज का उसमें मदद या सपोर्ट हासिल है? नहीं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं लोग। आपको मैं बताऊं, चाहे हिंदुस्तान की जनता हो, आप मुझसे बात कर रहे हैं, इसको दुनिया हिंदुस्तान में भी लोग देखेंगे, उसमें भी जानना चाहेंगे, तो वो आपको किस किस्म की सपोर्ट के बारे में पूछना चाहते हैं? हर तरह की सपोर्ट में चाहिए। मतलब सरकार का सपोर्ट ये है कि एक तरफ से हाफिज सईद साहब को नजरबंद रखा गया है, दूसरी तरफ से भारत में कई सरकारों का कहना है कि ये ड्रामा है, ये अमेरिका को नहीं, ये सारा गलत बात है। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये बिल्कुल एक ग्रेट गेम की जा रही है, और ये सारा यानी ये हकीकत बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। हकीकत ये है कि हमारी सियासी हुकूमत जो है वो वाकई हिंदुस्तान के हवाले से बैनुल-अक़वामी दबाव का शिकार है, और वो वाक़अतन उन्होंने हमारे घर को आप जाकर देख सकते हैं, सब जेल है इस वक्त, सुप्रीडेंट जेल, उस पर पूरी नफरी के साथ तय्युनात है। वालिद गिरामी न किसी से मिल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ, अपनी चाहत के साथ। ये बिल्कुल जो हिंदुस्तान का है A to Z कम्प्लीटली ड्रामा है। तो इसके लिए यानी वहाँ जो मेरा ख्याल है मुझसे बेहतर आपको कौन बता सकता है, और मैं ये नहीं है कि मैं कोई ज़ाहिर में कुछ बात कर रहा हूँ और हकीकत में कुछ है, ऐसी बात नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सियासी हुकूमत जो है वो इस वक्त बैनुल-अक़वामी दबाव में है, और वो इन सारे मामलात में उस तरह से नहीं चल रही है। तो इसी की वजह से वालिद साहब को भी नज़रबंदी का सामना करना पड़ा है, और हमें भी ये सारी परेशानी। तो हमें हमारा दीन इस पर ये तालीम देता है कि हम इस पर सब्र करेंगे। लश्कर तैयबा और जमीयत उद्दागा क्या एक है या ये अलग अलग? ये बात आपका एक वैलिड क्वेश्चन है। लश्कर तैयबा एक मकबूजा कश्मीर की वहाँ की इलाकाई तहरीक है। वहाँ कश्मीर के अंदर से लोग, आपने देखा होगा, जो मुख्तलिफ पिछले जो वाक़यात हुए हैं और जो सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें लश्कर के जो कश्मीर के लोग हैं वो उसमें सारे के सारे इन्वॉल्व थे। इस एतबार से कश्मीर और यानी JUD में और LET में, लश्कर तैयबा में और जमात उद-दावा में एक वाज़ेह फ़र्क है। लोग इस फ़र्क को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन एक एतबार से कि चूँकि कश्मीर की एक पूरी कश्मीर कॉज है, कश्मीर की पूरी तहरीक है, तो सारे पाकिस्तान के सियासतदान हो, ज़िम्मेदारान हो, कोई भी हो, तो पूरे कश्मीर काज के जनरली तौर पर, उमूमी तौर पर जमात उद-दावा भी उसके अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा भी लेती है और अपनी राय का इजहार करती है, और अपना इस सारे कश्मीर काज में अपना किरदार भी अदा कर रही है। लेकिन एज जो जिसे कह सकते हैं कि लश्कर तैयबा जमात उद-दावा को जवाब दे हो, जो कि सबॉर्डिनेट के तौर पर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या हम माने कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से ज़्यादा जहादी ग्रुप जो हैं वो जाएंगे कश्मीर में या हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, और वहाँ पर ज़्यादा खून खराबा होगा, ज़्यादा लड़ाई होगी? मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप इस तनाजुर में देखें। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पाकिस्तान के अंदर ये जो फ़िदा बनाई जा रही है, इसका मकसद ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को एहसास करना चाहिए कि कश्मीरी पाकिस्तानी परचम में यानी अपनी लाश को दफन कर रहे हैं, और पाकिस्तान से मोहब्बत की ये इंतहा और ये कैफियत है, तो पाकिस्तानियों को उसका एहसास ही नहीं है। जबकि वो कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, पाकिस्तान की जगलर वेन है, तो ये कितनी बदअखलाक़ी होगी कि वो कश्मीरी लोग तो इतनी बड़ी कुर्बानी आपके लिए दें और आप उनके बिल्कुल ही इतने बेकदरे हों और आपको एहसास ही ना हो। तो ये जो पूरे कश्मीर पाकिस्तान में एक कंसेंसस क्रिएट किया जा रहा है, एक यानी नुक्ता नज़र जो है उसकी अवेयरनेस पैदा की जा रही, वो ये है कि कश्मीर पर सारी पाकिस्तानी कौम, उसके हुक्मरान, उसके सियासतदान एक पेज पर हों।
और उस पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने दुश्मन को कन्वे करें, सारी दुनिया को कायल करें कि कश्मीर पर पाकिस्तान जुल्म नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लोग वहाँ जुल्म नहीं कर रहे, पाकिस्तान के लोग वहाँ ज्यादती नहीं कर रहे, बल्कि हिंदुस्तान वहाँ इलीगली इलिजिटिमेट तरीके से वो हक़ खुद इरादियत को जो है गसब कर रहा है और उनको नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये हमारी इस पूरी तहरीक का मकसद है। पाकिस्तान में आतंकवादियों के गढ़ से रिपोर्टिंग करने के फैसले को आज तक ने आतंकवाद के खिलाफ मुहिम के तौर पर लिया था, इसीलिए हमने इसे आज तक की एंटी टेरर रिपोर्टिंग का नाम दिया। आज तक हिंदुस्तान का पहला और इकलौता न्यूज चैनल है जिसने पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों की रैलियों को कवर किया, आतंकवादियों के इंटरव्यू लिए, उनसे तीखे सवाल पूछे। यह आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आज तक की टीम एक ऐसे देश में एंटी टेरर रिपोर्टिंग कर रही थी जिसे पूरी दुनिया आतंकियों की पनाहगाह के तौर पर जानती है। लेकिन पाकिस्तान के आतंक चरित्र को बेनकाब करने के लिए आज तक ने पाकिस्तान में घुसकर रिपोर्टिंग की। हम खुद को सबसे तेज यूं ही नहीं कहते, बल्कि खुद को सबसे तेज साबित भी करते हैं। पाकिस्तान भले ही अपनी जमीन पर आतंकवादियों की नई नस्ल पैदा करता रहे, लेकिन भारतीय सेना ने कश्मीर से आतंकवादियों की नई और पुरानी सभी तरह की नस्लों का सफाया करने का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, जिसका लेटेस्ट शिकार बना कश्मीर में लश्कर का चीफ कमांडर अबू दुजाना। अबू दुजाना की मौत के बाद अब लश्कर तैयबा ने अबू इस्माइल को उसका वारिस बनाया है। अबू दुजाना की गद्दी संभालने के बाद अबू इस्माइल ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जो आज तक के पास मौजूद है। इस वीडियो संदेश में लश्कर का नया कमांडर अबू इस्माइल बहुत घबराया हुआ दिख रहा है। हम अपने शहीदों की शहादत को याद करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हैं। हमारे इन शहीदों ने आदि वराई इस्लाम की खातिर अपनी जानें निछावर की हैं। भारतीय एजेंसियां हमारी जद्दोजहद को दबाने के लिए रास्तों की तलाश में हैं, जिसके लिए भारतीय एजेंसियां और यहाँ की मुकामी पुलिस भारत का आलाकार बनकर एक मुनज़्ज़म साइबर सेल चला रहा है, जो सोशल मीडिया पर हमारे अंदर दाखिल होकर मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तहरीक अस्करी और सियासी क़यादत के तनी मनफी प्रोपेगेंडा करके वो नौजवान नस्ल को अपनी जद्दोजहद से मुतनफिर करना चाहते हैं। अबू दुजाना का वारिस बनकर अबू इस्माइल अब कश्मीर में लश्कर के मंसूबों को अंजाम देगा। सेना के सूत्रों के अनुसार अबू दुजाना पिछले कुछ महीने से ज्यादा एक्टिव नहीं था। अबू इस्माइल ही कश्मीर में लश्कर का काम देख रहा था। 24 साल का अबू इस्माइल पाकिस्तान में मीरपुर का रहने वाला है और पिछले 4 साल से वो अनंतनाग और उसके आसपास के इलाकों में सक्रिय है। पिछले महीने अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल ही था और हमले को अंजाम देने वाले 4 आतंकवादियों में अबू इस्माइल शामिल था। कश्मीर में पिछले साल हुई बैंक लूट की कम से कम 4 वारदातों में अबू इस्माइल का नाम सामने आया था और अब अबू इस्माइल को कश्मीर में अबू दुजाना का वारिस बनाकर लश्कर ने उसे भी भारतीय सेना के हाथों मरने के लिए तैयार कर दिया है। आपको बता दें कि कश्मीर से आतंकवादियों के सफाई के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है, जिसमें अब तक 109 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है और अब भारतीय सेना का अगला टारगेट अबू इस्माइल है। बस देखना यह है कि वो कब तक भारतीय सेना की गोलियों से अपनी जान बचा पाता है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो भी अपने आतंकी साथियों के पास पहुंचा दिया जाएगा। खबरदार में अब विश्लेषण पाकिस्तान का गला सुखा देने वाली उस खबर से जो आज अमेरिका के वॉशिंगटन से आई है। आपको याद होगा कि आतंक की सप्लाई करने वाले पाकिस्तान पर भारत ने कसम खाई थी कि वो आने वाले दिनों में उसको बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत भारत अपने हिस्से के पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान में बहकर नहीं जाने देगा। इसके बाद ही पाकिस्तान उन 2 डैम और पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ वर्ल्ड बैंक चला गया जो डैम और पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने इन दोनों पावर प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दी। खून बहाने वाले पाकिस्तान को अब समझ में आएगा कि पानी का बहाव क्या होता है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए प्रदर्शन करता है।
कश्मीर के बांदीपुरा में झेलम नदी के किनारे 330 मेगावाट का किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट और जम्मू के डोडा में चेनाब के किनारे 850 मेगावाट का रातले पावर प्रोजेक्ट। इन दोनों पावर प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान की अड़ंगे वाली चालें आज फ्यूज हो गईं। वर्ल्ड बैंक ने सिंधु जल समझौते के तहत इन दोनों प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल दे दी। ये पानी पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार है। पिछले साल भारत ने कसम खाई थी कि वो सिंधु जल समझौते में पानी के अपने हिस्से की बूंद बूंद का इस्तेमाल करेगा। इससे बेचैन पाकिस्तान किशन गंगा और रातले पावर प्रोजेक्ट को रोकने के लिए वर्ल्ड बैंक चला गया था। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में ही भारत पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे पर 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। अब वर्ल्ड बैंक ने कल जारी अपनी फैक्ट शीट में भारत के दोनों प्रोजेक्ट्स पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये पाकिस्तान का गला सुखा देने वाली खबर है, जिसे लेकर वो पहले से ही बेचैन दिख रहा था और वहां पानी को लेकर जंग करने की धमकियां बहने लगी। पिछले साल अक्टूबर में उड़ी हमले के बाद भारत ने आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की कसम खाई थी, जिसमें पाकिस्तान के लिए जान सुखा देने वाला सबसे बड़ा हथियार पानी को बनाया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि अब भारत अपने हक के पानी के बूंद बूंद का इस्तेमाल करेगा। ये वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए प्रदर्शन करता है। इसी ने पाकिस्तान को इतना बेचैन कर दिया कि वो तुरंत वर्ल्ड बैंक के पास उन दो डैम किशन गंगा और रातले को बंद करवाने के लिए पहुंच गया, जो डैम भारत से पाकिस्तान में बहकर जाने वाली झेलम और चेनाब नदियों के किनारे पर बन रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने पहले ही पाकिस्तान को वार्निंग दे दी थी। हमें जो किशन गंगा प्रोजेक्ट पे और रेतले डैम पे, ये सिंधु नदी जल समझौता ही है जिसकी वजह से सिंधु, चेनाब, झेलम, व्यास, रावी, सतलज, भारत के ऊपरी हिस्से में बहने वाली इन 6 नदियों का हर साल 80% पानी पाकिस्तान को पिछले 56 साल से मिलता रहा है, जबकि भारत के हिस्से में इन नदियों का 20% से भी कम पानी रह जाता है। खास तौर पर भारत से बहकर जाने वाला सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। हमने पहले भी इसके बारे में खबरदार में आपको बताया है। यहाँ पर जो चिनाब रिवर है, इस रिवर से यहीं से पाकिस्तान को पानी जाता है और ये लास्ट पॉइंट है जहाँ से जो पानी पाकिस्तान को जाता है। और अगर यहाँ से या पीछे से बगलियाल हाइड्रो प्रोजेक्ट से या कहीं से भी पानी बंद कर दिया जाता है तो ये नदी में जो पाकिस्तान को जो है पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी और पाकिस्तान में क्राइसिस आ जाएगी, यानी कि पानी की लड़ाई शुरू हो जाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच में। दुनिया में कौन सा देश भारत जैसा हो सकता है जो पड़ोसी देश को पूरी उदारता से पानी दे और इस पानी के बदले में पड़ोसी देश खून बहाने वाले आतंकवादी भेजे। अब भारत ने भी कसम खा ली है, अब वो ऐसा होने नहीं देगा। जो बड़ी नदियां हैं इंडस सिस्टम में, जैसे चिनाब हो या झेलम हो या इंडस हो, ये सारी जो बड़ी नदियां हैं और इनकी ट्रिब्यूटरीज पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव यूज़ के लिए रिजर्व्ड हैं। जो बंधे हुए हाथ हैं वो हिंदुस्तान को फ्री करने चाहिए। क्यों दुश्मन देश के लिए आपने बड़ी नदियां रिजर्व की हैं? क्यों आप दुश्मन देश के लिए आपने 80% से ज़्यादा पानी रिजर्व किया हुआ है? ये कोई लॉजिक नहीं है। जब दुश्मन देश आपके खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है तो आप अभी भी ये वाटर जनरोसिटी दिखा रहे हैं उसकी तरफ, ये अगेन लॉजिकल नहीं है। भारत का पक्ष यही है कि कोई भी समझौता आपसी विश्वास से चलता है, लेकिन आपसी विश्वास के बजाय अगर पीठ पर बार बार वार किए गए आतंक फैलाए जाए तो किसी भी समझौते का कोई मतलब नहीं रह जाता है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। जब भारत ने अपने हिस्से के पानी की हर बूंद का इस्तेमाल करने की बात कही थी तो पाकिस्तान भागकर वर्ल्ड बैंक पहुंच गया था, लेकिन वो वर्ल्ड बैंक के जरिए भारत के उन 2 पावर प्रोजेक्ट को रोकने के लिए गया था जो जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने पिछले साल ही चेतावनी दी थी कि अगर वो पानी के बंटवारे पर सिंधु जल समझौते के नियमों के तहत बातचीत नहीं करेगा तो फिर सिंधु जल समझौते का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जिसके बाद से पाकिस्तान भारत से पानी के बंटवारे पर वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल समझौते के नियमों के तहत बातचीत करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने क्लियर कर दिया है
कि भारत अपने हिस्से के पानी का जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकता है। पाकिस्तान के बाद खबरदार में अब विश्लेषण चीन की युद्ध वाली प्यास की। पिछले कुछ दिनों से चीन ने डोकलाम के मुद्दे पर अपने तेवर ढीले कर लिए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के चीन दौरे के बीच ही कूटनीतिक बातचीत के रास्ते खुलने की बात हो रही थी। चीन ने भी बातचीत के ही संकेत दिए थे, लेकिन पिछले दिनों चीनी सेना के शक्ति प्रदर्शन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारों में टकराव के संकेत के बाद अब फिर चीन ने युद्ध वाली चाहत दिखा दी है। भारत को युद्ध की धमकियों के बीच चीन की सेना का यह शक्ति प्रदर्शन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मिलिट्री वर्दी वाला लुक और पिछले 2 दिन से शी जिनपिंग का संकेतों में भारत की तरफ इशारा। चीन के अंदर चल रहे इस ड्रामे के बीच आज चीन के विदेश मंत्रालय ने 15 पेज के बयान को ब्लैकमेलिंग का हथियार बनाया है, जिसमें डोकलाम में पीछे हटने के लिए भारत पर नए सिरे से दबाव बनाने की चाल चली गई। 15 पेज के बयान में चीन ने कहा, भारत डोकलाम में अपने 400 सैनिक और 2 बुलडोजर लेकर आ गया था। डोकलाम में भारत के सैनिक चीन के इलाके में सीमा के 180 मीटर अंदर तक 3 टेंट लगाकर बैठ गए। इस बयान के मुताबिक जुलाई के आखिर तक डोकलाम में भारत के 40 सैनिक और 1 बुलडोजर मौजूद थे। भारत के लिए डोकलाम में सिर्फ सैनिक कम करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ से सैनिक हटाने होंगे। डोकलाम के इलाके से सैनिक हटाकर ही सैनिक टकराव को खत्म किया जा सकता है। जुलाई से लेकर अब तक चीन पिछले 1 महीने से जिस तरह से लगातार युद्ध की धमकियां दे रहा था, उसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय के 15 पेज के बयान में कुछ नया नहीं है। लेकिन किस तरह से चीन इस बयान में चतुराई से डोकलाम की सच्चाई को छुपा रहा है, ये भी देखना बेहद जरूरी है। 15 पेज के बयान में चीन ने कहा है, उसने डोकलाम में सड़क बनाने के बारे में भारत को पहले ही बता दिया था। चीन का कहना है कि 16 जून को उसने सड़क बनाना शुरू किया। 18 जून को भारत के 270 सैनिक आ गए। भारत के 270 सैनिक 2 बुलडोजर और हथियारों के साथ आए और चीन के इलाके को पार किया। चीन ने दूसरा झूठ ये बोला कि डोकलाम में चीन और भूटान के बीच जमीन का कोई विवाद नहीं है। चीन ने तीसरा झूठ ये बोला कि डोकलाम उसकी जमीन है और ये 1890 में ब्रिटेन और तिब्बत समझौते के तहत तय है। चीन ने ये बात नहीं बताई कि सड़क बनाने से उसने भूटान के 1988, 1999 और भारत के 2012 के समझौतों को तोड़ा। चीन के विदेश मंत्रालय के बयान के जरिए चीन खुद को सही साबित करने की नई कसरत कर रहा है। इसमें वही पुरानी रटी रटाई बात और वही पुरानी युद्ध की धमकियां हैं जो चीन की सेना, चीन के मीडिया, चीन के विदेश और रक्षा मंत्रालय देते रहे हैं। अभी पिछले 2 दिन से चीनी सेना की 90वीं सालगिरह पर चीन के राष्ट्रपति भी खुलकर तो नहीं लेकिन संकेतों में धमकियां दे रहे हैं। 必须强化忧患意识，坚持底线思维，全部心思向打仗聚焦，各项工作向打仗用尽，确保在党和人民需要的时候。 चीन के विदेश मंत्रालय के 15 पन्ने के बयान का मकसद ये बताना है कि चीन ने डोकलाम के मुद्दे पर अपने तेवर नरम नहीं किए हैं, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के 27 जुलाई की बीजिंग दौरे को देखकर चीन ने आधिकारिक तौर पर धमकियों वाले तेवर कुछ दिन के लिए ढीले कर दिए थे। बीजिंग में अजीत डोवाल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिले थे। डोकलाम के मुद्दे पर चीन अपनी अकड़ से बाहर आना नहीं चाहता, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय के लिखित बयान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कह दिया है कि डोकलाम के मुद्दे पर भारत का स्टैंड वही है जो 30 जून को भारत ने अपने आधिकारिक जारी बयान में कहा था, जिसका मतलब यह है कि डोकलाम की जमीन भूटान की है और भारत भूटान के कहने पर वहां गया और जब तक चीन वहां से हटेगा नहीं तब तक भारत के सैनिक भी नहीं हटेंगे। बीजिंग से अनंत कृष्णन और दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। जो देश कैरेक्टरलेस हो वहां के नेता तो वैसे ही होंगे जैसा कि इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है। खबरदार में अब बात कैरेक्टरलेस पाकिस्तान के नेता इमरान खान की, जिन पर उनकी ही पार्टी की एक सांसद ने अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। आयशा नाम की इस सांसद के खुलासे से पाकिस्तान की कैरेक्टरलेस राजनीति का भी पता चलता है। इमरान खान पर सबसे सनसनीखेज आरोप। इमरान खान जो हर एक की बारियां लगवाते हैं, कभी किसी की बारी लगवाते हैं, कभी कहते हैं तुम्हारी बारी है, कभी कहते हैं उसकी बारी है। मैं तो इमरान खान से कहूंगी कि अब तुम्हारी बारी है। खुद को पारसा, पूरी दुनिया खराब, खुद को पारसा, खुद फरिश्ते। मैंने वो कल्चर देखा उस पार्टी में, आई वॉज शॉक्ड। इमरान खान भेजते हैं अश्लील मैसेज। इनके कुछ करतूत, इनके बहुत सारे हैं, उन करतूतों में से एक करतूत ये है कि ये
जिस तरीके से टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं गलत। पाकिस्तान को लंदन नहीं बनने देंगे। शायद वो पाकिस्तान को इंग्लैंड समझ बैठे हैं, और वैसे भी 67 साल की उम्र में आपकी आदतें तब्दील नहीं होती, तो शायद उनको आदतें पड़ी हुई हैं उधर की। हमारा पख्तून मुआशरा, मुसलमान मुआशरा वो चीज़ें टॉलरेट नहीं करता। इमरान खान कैरेक्टरलेस हैं। इस पार्टी में इज्जतदार खवातीन, मैं सारे भाइयों से भी कहती हूँ, वालिदैन से भी कहती हूँ कि आपकी बच्चियों, हमारी माओ, हमारी बेटियों की इज्जतें जो हैं वो इस पार्टी में महफूज।